वह लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को कविता के रूप में व्यक्त करना पसंद करती हैं। वह युवा पीढ़ी के लिए गुरु एवं आधुनिक महिला के लिए अनुकूल क्षमता का उदाहरण है तथा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे पहले पैनलिस्ट डीके शर्मा सर का। श्री डीके सर, श्री डीके शर्मा जी भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी ज्वाइंट कलेक्टर एसएस कमिश्नर नगर निगम सिंगरौली के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने दो एमए पॉलिटिकल साइंस एवं संस्कृत में किया है। उनकी लिखी पुस्तिका पेड़ों की छाव में, ढलान पर खड़ी जिजीविषा और आखिरी पड़ाव प्रकाशन में है। वह समय समय पर हिंदी भाषा की सेवा में भी रहते हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट ज्ञानेंद्र सिंह जी का। वो बिसेन बिटकॉन और सर्वेश्वरी वाइन के निर्देशक हैं। उन्होंने गणित में स्नातक और एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही समाज कार्य में पीजी भी किया है। एक सफल व्यवसायी होने के नाते वे समय को हमेशा वापस देने, वो समाज को हमेशा वापस देने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वे स्पंदन फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति में राज्य सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। आप एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुरेंद्र अंजनी पांडे जी को। सुरेंद्र अंजनी पांडे जी एडिशनल सब इंस्पेक्टर हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में उद्घोषक भी रह चुके हैं। वह स्टार स्पोर्ट्स और स्टार गोल्ड चैनल में कमेंटेटर भी रहे हैं। इसके साथ साथ वह वॉइस आर्टिस्ट भी हैं और आपको बताना चाहूँगा भारत के टॉप 10 गोल्डन वॉइस में भी उनको शुमार किया जाता है। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज करें। अब नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा पूनम सिंह जी को। श्रीमती पूनम सिंह जी एक सफल शिक्षिका हैं जिनके पास जीव विज्ञान में बीएससी और प्राचीन इतिहास तथा हिंदी में कई एमए डिग्रियां हैं। उन्होंने महाराजा पब्लिक स्कूल और लॉयंस स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कई वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त किया है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्र जी का। वो एमफिल पीएचडी हिंदी एवं एमए हैं डॉक्टर योगेंद्र मिश्र जी को जो एमफिल हैं, पीएचडी हैं हिंदी एवं एमए मनोविज्ञान एवं हिंदी में किया है। उनके अनेकों पत्र पत्रिकाओं में गजलें, कविताएं, गीत, नाटक, आलेख, अनुवाद, आलोचना आदि प्रकाशित हैं। उनकी 2 पुस्तकें तेरी दहलीज पर और बोल जमुरे शीघ्र प्रकाशित हैं। वह आकाशवाणी के उद्घोषक, प्रस्तुतिकर्ता एवं नाट्य कलाकार के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी हैं। अभी ग्राउंड ऑफ अप्लॉज पर सर। और अभी मैं बुलाना चाहूँगा शालिनी श्रीवास्तव जी को। श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जन अभियान परिषद की मेंटर और CMCL-DP कक्षाओं की समन्वयक हैं। उन्होंने बायो सीरीज में बीएससी हिंदी साहित्य में एमए और सामाजिक कार्य में MSW की पढ़ाई की है। उनका कार्य समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, मैं रेणु अग्रवाल सिंगरौली लिटरेरी क्लब की ओर से सभी गुणीजनों का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आप लोग के आने से हम लोग बहुत अनुग्रहित हुए और हम लोग को बहुत संबल मिला। हम लोग का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और मैं सभी श्रोता एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगी। क्योंकि कहने का बड़ापन नहीं है, आप लोग के सुनने का बड़ापन है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए।
जी सर, आप लोग सबका स्वागत है। और हम लोग आज एक बहुत ज्वलंत विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। आज का विषय जैसे आप सबको ज्ञात है, हिंदी साहित्य और आज का युवा। तो हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर समसामयिक चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग यूथ, जितने यहाँ युवा बैठे हैं, उन तक हम लोग की एक अच्छी वाणी जाए और वे लोग इस चीज को बोल के आगे बढ़े। तो आज हम जो बात करते हैं हिंदी साहित्य पर, तो हमारे समाज में हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक धरोहर रही है, क्या आप लोगों को लगता है कि आज का युवा उससे रिलेट कर रहा है? और पहले हम लोग साहित्य क्या इस पर जान लेते हैं। साहित्य मतलब जिसमें सबका हित छुपा हो। साहित्य ऐसी चीज है जो आदमी को विवेकशील बनाती है, उसको उत्तरोत्तर ज्यादा परिपक्व बनाती है और साथ ही जीवन जीने की एक कला सिखाती है। और जब आदमी परिपक्व होता है तो देखने का नजरिया उसका विकसित होता है। एक तरह से मैं कह लूं, पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया है साहित्य से जुड़ना। जो एक चीज थी ना कि पहले अपने को पढ़ना है, समझना है, बुनना है और फिर जीवन जीना है। अब यही चीज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। साहित्य सर, आपकी जिंदगी में साहित्य की क्या परिभाषा है? मैं पहला प्रश्न शर्मा जी से करना चाहूंगी। विद्वान जनों के सानिध्य में आज एक ऐसे विषय पर परिचर्चा का संदर्भ रखा गया है और रेणु मैडम ने सबसे पहले मुझे ही बोलने का अवसर दिया। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य कोई भाषा विशेष से जुड़ी हुई कृतियों का कोई संग्रह विशेष मात्र नहीं है। जब हम साहित्य की बात करें तो साहित्य जीवनचर्या से जुड़ा हुआ वो महत्वपूर्ण विषय है जो आदमी को जीवन दर्शन देता है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम खंगालने की बात करें, जब से हम संस्कृत से हिंदी का उद्भव हुआ वहां से लेकर के बात करें और वर्तमान तक आ जाए, साहित्य जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ वो जीवन दर्शन है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जीने का एक रास्ता बताता है। जब भी व्यक्ति किसी भी विषय पर, चाहे वो आध्यात्मिक विषय हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, वैयक्तिक हो, किसी भी प्रकार के पहलू पर जब विचार करता है तो साहित्य हमें मार्गदर्शन देता है। और अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछें तो जब भी मैं कभी विपरीत परिस्थितियों में होता हूं तो साहित्य मुझे उन संकटों से निकलने का रास्ता देता है। साहित्य वो संपर्क है जो हर परिस्थिति में आदमी के साथ खड़ा होता है, व्यक्ति के हर सुख दुख में, हर हाल में व्यक्ति का साथ देता है। साहित्य जीवन से घुला मिला जीवन का ही एक पहलू है जिसे किसी भाषा विशेष से जोड़ करके देखने से हम उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। उसकी पूर्णता वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, जीवन के सभी पहलुओं के साथ उसको समन्वित रूप से जब हम समझने की कोशिश करेंगे तभी हम वास्तव में साहित्य को समझ पाएंगे।
और साहित्य एक समग्र अवधारणा है जो न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में है। आपने बहुत सुंदर बात कही। साहित्य जीवन जीने की एक शैली है। साहित्य जीवन में घुल मिल जाता है। सर, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, साहित्य से आप कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं? साहित्य, जैसा हमारे बड़े भाई साहब ने डी.के. शर्मा जी ने बताया कि साहित्य जब हमारी बोलचाल की भाषा जब परिष्कृत हुई और जब उसने अपना अगला पड़ाव चुना तो साहित्य को हो निश्चित ही, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या चाइनीज हो, कोई भी भाषा हो, उसका परिष्कृत रूप भी साहित्य है। बिल्कुल सही। और जब हम परिष्कृत में जाते हैं, किसी के फेडरेशन में जाते हैं, तो निश्चित ही हमको उम्दा चीज मिलती है। और मेरा साहित्य से तो जुड़ाव बहुत छोटे से था, मगर बीच में जब हम लोग अपने कर्म के लिए तैयार हुए, कर्म भूमि में आए, कहीं वो बहुत दूर चला गया था। और एकाएक जब आप लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, साहित्य में आपको चर्चा करनी है, तो मैं तो पहले एकदम शौक लाइफ ने जब बोला कि इसमें आप चर्चा करेंगे, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं इससे जुड़ा हुआ था कभी, मगर बहुत छोटे में। बीच में मेरा बहुत बड़ा इंटरवल रहा जिसमें कि मैं इन चीज़ों से दूर रहा। मैं इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता हूँ और बाकी पॉलिटिकल्स, ये न्यूज़ पेपर्स वगैरह पढ़ता हूँ। मगर मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि यदि आपको दिमाग की शांति चाहिए या उलझन से जैसे आपको दूर होना है, तो साहित्य पढ़ना होगा। बच्चे आजकल देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर बुक्स को छोड़कर वो मोबाइल के बहुत ज़्यादा प्रेमी हो गए हैं, और लैपटॉप में और मोबाइल में ही पूरा अपना वो, चाहे एजुकेशनल कोर्स हो, चाहे और भी जो उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे जी। तो मैं योगेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ कि साहित्य की आपके नजरिए में क्या भूमिका है? और सर, हम लोग समय सीमा से बंधे हुए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न का जवाब 1-2 मिनट के अंदर। धन्यवाद मैडम, आप सभी को धन्यवाद कि गंभीर विषय पर चर्चा सुनने के लिए आए। दुष्यंत का एक शेर मैं इसके जवाब में कहूँगा कि साहित्य जी जी, इरशाद। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। बहुत तो दुष्यंत ने एक तरह से जो साहित्य की जन पक्ष करता है, जो उसका माटी से जुड़ाव है, अंतरात्मा से जुड़ाव है, उसको इस शेर में कह दिया जी। वो गागर में सागर वाली बात है, इसमें तो हम सभी क्या ओढ़ के बिछाते हैं, सवाल यही है। मुझे लगता है कि जो एक्सप्रेशन है, जैसे अभिव्यक्ति कहते हैं, वो कई उद्देश्यों से होती है, जिनको काव्य शास्त्र में हेतु का, कोई पैसे के लिए लिखता है, कोई यश के लिए लिखता है, और तुलसी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ जी जी जी, यहीं से फर्क पड़ना शुरू होता है। तो जब आप इंप्रेशन के लिए लिखते हैं तो बनावटी होता है। वो साहित्य आपको प्रभावित तो करता है, लेकिन आपके दिल को नहीं छूता। और जब आप दुष्यंत की तरह ओढ़ने बिछाने की तरह लिखते हैं या तुलसी की तरह स्वांतः सुखाए लिखते हैं, तो उसमें गहराई होती है। मुझे लगता है कि यही साहित्य की परिभाषा भी है और सफलता की कसौटी। जी जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। साहित्य आनंद के लिए होना चाहिए। साहित्य इसलिए होना चाहिए कि हम लोग अपने आप से जुड़ सकें। जो सबसे बड़ी चीज है, हम लोग आज सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट है तो अपने आप से है, क्योंकि हम लोग दूसरी दुनिया में हमेशा घूमते रहते हैं, अपने साथ समय नहीं मिलता है। साहित्य आनंद की पढ़ा जाना चाहिए। मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ।
कि हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है समाज निर्माण में। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर हमारे जो स्पीकर्स थे सरदार साहब योगेंद्र जी ज्ञानेंद्र सभी ने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सागर्भित बातों को रखा। अगर हम साहित्य की बात करें तो जैसा कि हमारे रेणु मैम ने पहले ही वो बातें रख दी कि अगर वन लाइनर डिफाइन करो साहित्य को तो जो समाज का हित करे वही तो साहित्य है। और हम साहित्य की बात करें, साहित्य को दोस्तों मैं जितना ज़्यादा समझना चाहता हूँ उतना ही ज़्यादा इसके तल में उतरना चाहता हूँ। अब महादेवी वर्मा जी ने भी गिलहरी प्याली पाली थी। अब सूरदास जी अयोध्या में रहकर तो कृष्ण लीलाएं नहीं लिखी होंगी। दिनकर ने भी बंद कमरे में बैठकर भारत की गौरव की गाथाएं तो नहीं ही लिखी होंगी। निराला ने भी समाज के सौरभ में रहकर साहित्य को लिखा होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मित्रता को समाज में ही जिया होगा। कबीर ने भी समाज में रहकर ही अपने जीवन को जिया होगा। और मुंशी प्रेमचंद ने भी पूस की रात को अमावस की खुली रात में तो जिया ही होगा। तो अक्सर दोस्तों हम बात करें साहित्य की, जो हमारे आसपास है जिन्हें हम देखकर भी अनजान बनते हैं वही तो साहित्य है। और दोस्तों साहित्य का हमारी जिंदगी में वही महत्व है जैसे बिन शक्कर चाय। अब बिन शक्कर चाय भी हम पीते हैं लेकिन वो कहीं जाएगी फीकी चाय। तो दोस्तों जिंदगी का हर रंग बहुत ही खूबसूरत है। अगर वर्षा इंद्रधनुष वाली हो जाए तो क्या बात है। साहित्य भी इंद्रधनुष ही है जिसके हर रंग बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही निराले हैं और साहित्य में ही समस्त रंग समाहित है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने इंद्रधनुष और शक्कर के इतिहास के साथ साहित्य को हम लोग की जिंदगी में जोड़ दिया और उसका निराली छटा हम सबको विभूत कर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी चर्चा सार्थक होगी। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साहित्य ने आपके जीवन को कैसे समृद्ध किया। थैंक यू ये अवसर प्रदान करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा अभी कि साहित्य वो जो समाज का हित करे, पर मेरी नज़र में यह है कि सबसे पहले स्वहित हो उसके बाद समाज का हित हो। पहले अपना उत्थान इंसान जब करता है साहित्य की वजह से, साहित्य अगर नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव है। मेरी नज़र में पहले स्व विकास, फिर समाज विकास, फिर देश का विकास, ये साहित्य है। जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा, कुछ लिख कर सो कुछ पढ़कर सो, कुछ लिख कर सो कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा सुबह सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। तो हम प्रतिदिन ये सोचें कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या सही क्या गलत है। तो उसको सोचने के लिए हमें साहित्य मदद करता है, क्योंकि हम साहित्य पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। हम अपना विकास सोच सकते हैं। एक साथ अगर हम 10 जीवनी पढ़ते हैं तो हमें अनुभव मिलता है कि एक इंसान अपने उत्थान में क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या सही चीज़ें करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि साहित्य मेरे लिए बहुत मदद करता है। जैसे कि मैं कभी परेशान हूँ तो मैं कोई किताब उठाकर पढ़ ली तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे बहुत संबल मिलता है। यही मैं कहना चाहूँगी, साहित्य की परिभाषा, सबसे सच्ची परिभाषा कि स्व उत्थान सबसे जरूरी है। उसके लिए आप साहित्य का साथ अपनाएं। साहित्य बहुत जरूरी है। संपूर्ण विकास के लिए साहित्य का होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी।
थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात कही, अपना हित हो, इसके बाद समाज का हित हो, लेकिन अपने हित के लिए दृष्टिकोण का तो व्यापक होना बहुत जरूरी है ना। जी मैम। और दृष्टिकोण जब कब व्यापक होता है, जब आपके सामने चरित्रों का, चीजों का पूरा संसार बिखरा होता है, आप उसमें से चुन पाते हैं कुछ चीजों को जो आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं मैं कहाँ हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए। तो साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। और इसी प्रश्न को मैं चाहूंगी कि आप भी इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो भी साहित्यकार अनुभव में भी श्रेष्ठ, उम्र में भी श्रेष्ठ, मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबने परिभाषा साहित्य की दे दी है। मैं थोड़ा सा अपनी बात रखती हूँ कि हम इस अपने आसपास क्षेत्र में इस चराचर जग में जो भी देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उसका एक जो भाव, सद्भावना का भाव जो हमारे अंदर आता है, प्रेम का भाव जो हमारे अंदर आता है, तब वहाँ पे साहित्य की शुरुआत होती है। साहित्य का लक्ष्य ही है कि एक मनुष्य का निर्माण कर दे। मनुष्य, क्योंकि अपने हित की बात तो हर कोई करता है, पशु पक्षी भी अपने हित की बात करते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है जब वो साहित्य से जुड़ता है तो दूसरों के हित की भी बात करता है। इसीलिए कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो मेरा मानना है कि हम, जैसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे अगर कोई सामान्य नजरिए से देखेगा तो वो अपराधी ही दिखेगा, वो लगेगा कि हाँ इसने कोई अपराध किया है, उसने चोरी की है। लेकिन जब उसको एक साहित्यकार अपने नजरिए से देखेगा तो उसको कहीं ना कहीं उसमें उसके अंदर छुपे कारणों को जानने का प्रयास करेगा कि इसके पीछे आपराधिक जो प्रवृत्ति, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। मतलब उसके अंदर एक सद्भावना का भाव होता है, एक करुणा का भाव होता है। तो उस नजरिए से हम देखते हैं तो वहाँ पर साहित्य हमारे लिए हितकर साबित होता है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आपके कहने का जो तात्पर्य है, साहित्य हमें मनुष्य से, मतलब मनुष्यता की ओर ले जाता है, हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास करता है। और साहित्य इसी तरह हमारे समाज को भी आगे बढ़ाता है। जब मनुष्य अच्छा होगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा पढ़ेगा, तो प्रेम की ओर बढ़ेगा, क्रूरता से करुणा की ओर बढ़ेगा, और इस तरह एक नीचे स्तर से ऊपर के पायदान का सफर तय करेगा। बहुत खूब सबने अपनी अपनी बातें रखी। अब हम लोग इस चर्चा के दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो आज बहुत चिंतन का विषय है और ज्वलंत विषय है। आज के युवा, जो भावी पीढ़ी है, जो इतिहास रचेगी, भारत का निर्माण करेगी, उन लोगों का साहित्य से रुझान कम क्यों? हालांकि मैं इस पर दोनों बात कहूंगी कि सामंजस्य अगर है तो कैसा है, और अगर उनसे दूर हो गए हैं तो क्यों, इसके पीछे क्या बिंदु है, क्या दिक्कतें हैं, उस हम लोग अवलोकन करेंगे। और अभी मैम ने कही दिया, बहुत सुंदर लाइन है युवाओं के लिए, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। जब हर युवा इस बात को मानेगा, सोचेगा और बुनेगा, तो हर सवेरे वो सोचेगा कि मेरे चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में क्या एक सकारात्मक बदलाव आया है, मैं समाज के लिए क्या कर पा रही हूँ। और एक बात और भी है, हर दौर में ऐसा लगता है कि आज का दौर संकटग्रस्त दौर है, जबकि मैं सोचती हूँ ऐसा है नहीं। मेरे फादर लोगों को भी, मेरे पिताजी को भी, जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, हमेशा हम लोग से एक शिकायत रहती थी कि हम लोग क्यों यशपाल को एक सिटिंग में नहीं पढ़ते, क्यों उनकी चीज़ों को जो बहुत लार्जर देन लाइफ है उसको उस ढंग से क्यों नहीं देते, हम लोग का नजरिया क्षणिक क्यों है। तो आज हो सकता है हम लोग को भी ऐसा लग रहा है नई पीढ़ी से, ये संकट है या नहीं है, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सर, पहले मैं आप ही तक आना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि संकट है?
युवा पढ़ने से नहीं जा रहे हैं। मैडम, मैं एक मूल विषय पे आना चाहूँगा। जब भी युग बदलता है, एक पीढ़ी बदलती है, तो सोच बदलती है, विचारधाराएं बदलती हैं, उसके साथ परिवर्तन आता है। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे हम एक असामान्य रूप से क्यों महसूस करें। हमारी पीढ़ी बदली, हमसे पूर्व के जो लोग थे उन्हें भी ये बदलाव महसूस हुआ था कि हम उनके रास्ते पर कहीं नहीं चल पा रहे हैं, और आज हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है उनके प्रति हमारी सोच ये हो रही है कि वो हमारे विचार पे बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। तो ये इस तरह से सोचने का विषय नहीं है। अगर हम आज की युवा पीढ़ी के बारे में सोचें, उनकी योग्यताओं के बारे में सोचें, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचें, उनकी सृजनशीलता के बारे में सोचें, उनके विकासात्मक विचारों के बारे में सोचें, तो ऐसा लगेगा कि वो आसमान में उड़ करके पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को एक समझते हुए दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के सेटल होकर के अपना विकास करना चाहते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारी पीढ़ी में लड़क नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी में कोई वैचारिक कोई अक्षमता है या साहित्य के प्रति अलगाव की स्थिति है। केवल ये है कि समय बदला है, तकनीक बदली है, नए यंत्र आए हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे हम मोबाइल की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, इंटरनेट की बात करें। युग के साथ तकनीक बदली है, तो हमें थोड़ा सा उस बदलाव के साथ पिछली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को सामंजस्य बैठाने की बात है। मूलतः केवल यही है, और उस सामंजस्य में मैं अगर चाहूँ तो मूलतः मुझे अपने आप में ही कोई न कोई कमी महसूस होती है। मेरी पीढ़ी में ही कोई कमी है जो मैं वर्तमान पीढ़ी के साथ उस तरीके से अपने विचारों के प्रवाह को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। वास्तव में उत्तरदायित्व तो मेरी पीढ़ी का है, उसको इस नई तकनीक के साथ जुड़ करके, नई तकनीक के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को साहित्य के साथ जोड़ने का अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभाना होगा। हमें एक पक्षीय ये ना सोच करके कि युवा पीढ़ी में साहित्य के प्रति कहीं न कहीं अलगाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, ये विषय नहीं है। हमारी भी जवाबदारी है, युवा पीढ़ी जिस तकनीक के अंदर आज पल बढ़ रही है, उस तकनीक के साथ हमें साहित्य को जोड़ने की जरूरत है। हमें भी उसको ऑनलाइन करने की जरूरत है। नई जो टेक्निक है, मीडिया है या जो सोशल प्लेटफार्म है, इंटरनेट के माध्यम से, उन प्लेटफार्म से हमें साहित्य को जोड़ने की जरूरत है। अगर हम ये जोड़ लेंगे तो युवा पीढ़ी भी निश्चित रूप से साहित्य के प्रति आगे बढ़ेगी और साहित्य की इसी प्रवाह को आगे लेकर के जाएगी जो हमारी पुरातन परंपरा है। जी सर, हम लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, हर पुरानी पीढ़ी का एक दायित्व बनता है। जैसे अब विरासत में धन संपत्ति देते हैं, मुझे लगता है कि बौद्धिक संपदा देना ज़्यादा महत्व है इस बारे में। जब हम बौद्धिक संपदा देते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, तो पीढ़ियाँ संवर जाती हैं सर, पीढ़ियाँ संवर जाती हैं। इसलिए बौद्धिक संपदा का तो देना बहुत जरूरी है। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि साहित्य से विमुखता है या नहीं है? मैं आपकी बातों को मानते हुए उसको मैं एक नाम देना चाहूँगा कि जनरेशन गैप हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। चाहे वो हमारी पीढ़ी हो, चाहे हमारे पीछे वाली पीढ़ी हो या उससे और पहले की पीढ़ी हो, मगर ये जनरेशन गैप पहले बहुत कम होता है, जो बहुत कम देखता है। मगर ये 21वीं सदी का जनरेशन गैप जो है वो बहुत ही बड़ा जनरेशन गैप है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। हम लोगों ने 100 साल में इतना कुछ कर दिया कि सब कुछ अलग हो गया। 100 साल पहले हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कोई नहीं जानता, आज सब हवाई जहाज से चलते हैं, सबकी पहुँच में। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हम क्या कभी सोच सकते थे कि मेरे हाथ में मोबाइल को टच करूँगा और उसे जो मैं चाहूँगा वो कर लूँगा। तो विकास हुआ है निश्चित ही, मगर मैं चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, वो साहित्य की ओर लौटे, साहित्य से विमुख हो रहे हैं। ठीक है, उनके पढ़ने की पद्धति चेंज हो रही है,
कभी हम लोग बुक्स पढ़ा करते थे, नोट्स तैयार करते थे, और हमारे शिक्षक जो लेक्चर दिया करते थे उनको हम लोग पढ़ा करते थे, उसको लिखा करते थे, नोट्स तैयार किए थे, शॉर्ट नोट्स तैयार किया करते थे। मगर आज का युवा वो सिर्फ यूट्यूब और जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं उनको वो देख के और पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं, उनकी सोच ज़्यादा अच्छी है, और कर लो दुनिया मिट्टी में उनमें ताकत है। अगर साथ में उनको निश्चित ही साहित्य की ओर, पठन पाठन की ओर लौटना होगा, जिससे कि जो हमारे साहित्य है, जो समृद्धि है, जो हजारों साल का हमारा लेखन पाठ और पांडुलिपि है, उनके बारे में हम लोग जान सके। नहीं तो यदि हम लोगों ने इसी टाइप से रहा तो निश्चित ही 10-50 साल के बाद शायद ही कोई जाने कि पढ़ाई किस तरह से होती। मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने युवाओं को इस ओर मोड़े के साथ में वो किताबों पे भी विशेष ध्यान दें और उसको पठन पाठन करना में अवश्य ध्यान दें। जी जी जी। और इसी प्रश्न को मैं जोगेंद्र जी से जानना चाहूँगी कि साहित्य से दूरी जो बनी है, या यूं कहूं गंभीर साहित्य से दूरी बनी है। आजकल कोई कालजयी रचना नहीं आ रही है, 2 मिनट्स डूडल के हिसाब से लिखा जा रहा है और 2 मिनट्स डूडल के हिसाब से पढ़ा जा रहा है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है और हम लोग का दायित्व बनता है कि इस पर हम लोग थोड़ा सा मंथन करें। मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग रीडिंग नहीं कर रहे, स्क्रीन रीडिंग कर रहे हैं, बुक रीडिंग कम कर रहे हैं, शब्द कम पढ़ रहे हैं, दृश्य ज़्यादा ले रहे हैं। एक आदमी 1 घंटे में 60 शॉर्ट्स देख लेगा, लेकिन 1 घंटे का कोई कवि सम्मेलन हो तो उसको नहीं सुने। समय वो दे रहा है, लेकिन उसकी जो धारणा शक्ति है वो तकनीक के प्रभाव की वजह से कमजोर हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि 1 मिनट में 2 मिनट में ये चीज़ खत्म हो जाए, खत्म हो रहा है, उसके पीछे तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप इंटरनेट पर बधाइयाँ भेज सकते हैं, मिठाइयाँ नहीं। बहुत जीवन ऐसा है कि वो भौतिक रूप से ही महसूस होता है। आपको खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, आप रोटी की तस्वीर देखकर पेट नहीं भर सकते और पानी की तस्वीर देखकर पेट नहीं भर सकते। आपको असल होना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी असल है। केवल आंख और कान, 2 ज्ञानेंद्रियों पर ज्यादा फोकस किया है। और ये चीज मैं होपफुल हूँ, आशावादी हूँ कि ये दूर होगी, क्योंकि ये जीवन नहीं है। जीवन नहीं देर बेर हर किसी को लगता है, जो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है उसको भी लगता है कि ऊब होती है उसके रेडिएशन से, या परेशान होता है, उसको लगता है कि कुछ दिन के लिए फेंक दिया जाए, इसको बंद कर दिया। हम लोग तो पुलिस वाले हैं, आप भी पुलिस वाले हैं, तो हम लोग के लिए तो भस्मासुर है मोबाइल, दिन भर बजता है और वही ड्यूटी का आधार है, लोकेशन का आधार है। तो मुझे लगता है कि स्क्रीन रीडिंग में धैर्य कम है, और ऐसा नहीं है कि युवा बस साहित्य से दूर हुआ है। आप आंटियों को भी देखेंगे तो मोबाइल में घुसे हुए, तो ये एक ऑल परवेडिंग इफेक्ट, सर्वव्यापी प्रभाव है जो सब पर पड़ा है, और सबकी धैर्य शक्ति और धारणा शक्ति में कमी आई। और ऐसा नहीं है कि साहित्य में रुचि एकदम से खत्म हो गई। 3 तरह के साहित्य हैं। एक तो वैज्ञानिक साहित्य है, जिसको केवल साइंस पढ़ने वाले पढ़ते हैं लोग। फिर एक गंभीर साहित्य है, उसके पाठक हमेशा से कम रहे हैं। फिर एक लोकप्रिय साहित्य है, लोकप्रिय साहित्य के पाठक सबसे ज्यादा होते हैं। तो जो गिरावट आई है साहित्य के क्षेत्र में, पढ़ने वालों में, पाठकों में, अब तो दर्शक कहना चाहिए, वो केवल एक पीढ़ी का विषय नहीं है, वो सबके साथ। यही मेरा विषय। जी सर, आपने बहुत सही बात कही। यथार्थ की धरती पर होना बहुत जरूरी है, और युवा जो बनावटी जिंदगी जी रहे हैं ना, बहुत बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप से कभी नहीं मिलते, हमेशा अपनी चीज़ों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, एक आवरण के साथ जीते हैं। ये चिंता का विषय है, खेदनीय विषय है। तो मैं इसी बात को आप तक जानना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे क्यों नहीं जुड़ा गंभीर साहित्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर ने तो कह दिया कि गंभीर साहित्य के पाठक हमेशा से कम रहे। हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि हम लोग के समय तो
हाँ, पार्टी की कमी नहीं थी सर, और कमिश्नर साहब भी मेरे साथ दे रहे हैं इस बात पर। बिल्कुल। तो दुष्यंत कुमार की कुछ गाने यूं बन पड़ी हैं कि चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर पिया, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर पिया, एक तारा टूटने से फलक सोना नहीं होता। अगर हम बात युवा पीढ़ी की सोच मानसिकता की करें तो साहित्य ने उनकी सोच बदली है, साहित्य के प्रति सोच बदली है, तो कहीं न कहीं में हम आप सबकी भी सोच को बदली है। आज हम सभी भी हल्के फुल्के मनोरंजन की ही तलाश में तो हैं। और गुलिस्ता हम याद करें गोया 10-20 साल पहले, 2 दशक पहले हम चले तो मुझे याद है सबसे सस्ता और सबसे सुंदर जो मनोरंजन होता था वो पढ़ाई और साहित्य ही होता था, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। हम याद करें, आप लोग याद करो, तो पढ़ने के लिए समझने के लिए हमारे पास चंदा मामा, नंदन, चंपक, यही तो कॉमिक्स थे रहा करते थे जिससे हमें मनोरंजन और ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त हो पड़ती थी। वक्त बदला, समय बदली और लोगों के हाथों में मोबाइल आए और सभी के हाथों में जो गूगल पंडित नाम की जो चीज रही है, इसने दुनिया बदल दी, तस्वीर बदल दी, लोगों की सोच बदल दी, युवाओं की सोच बदल दी। लेकिन हमें बस कहना यही है कि युवा वर्ग अपनी सोच को सकारात्मक प्रदेश में सकारात्मक नजरिए से लाए, क्योंकि आने वाला वक्त हम सभी, हमारा समाज, हमारा साहित्य युवा वर्ग को ही तो देख रहा है, उनकी ओर आंखें दिखाएगा। जी, तो आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि इस तरह ही पत्रिकाएं अगर हैं भी तो वो है, पहले बहुत आसानी से सुलभ हो जाती थी पत्रिकाएं, जिसको पढ़ के हम लोग जवान हुए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो युवाओं का केवल दोष नहीं है, पब्लिशर का भी दोष है कि हम लोग के पास बुक स्टॉल नाम की जो एक चीज हुआ करती थी, पान की गुंटियां हुआ करती थी। मैं बनारस से हूँ और वहाँ पान की गुंटियां मतलब होता था गोष्ठियां होना, अच्छे बड़े साहित्यकारों वहाँ जमघट होती थी और वहाँ देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती थी, जिसका हम लोग खुले दिल से स्वागत करते थे। तो वो सारे अब परिदृश्य से ओझल हो गए हैं, कहीं ऐसी चीजें नहीं है। तो मतलब है कि अगर मैगजीन और इस ढंग की चीजें हों तो साहित्य से वापस बच्चों का भी जुड़ाव होगा। चंदा मामा, चंपक, नंद, इस ढंग की किताबों का होना बहुत जरूरी। मैम आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का युवा ही कल का भविष्य है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह का युवा, किस तरह अपने आप से उनके गुणों का विकास करके हम किस तरह का समाज निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम घरों में, अपने अपने घरों में बच्चों को बोले, पढ़ने के लिए जागरूक करें। ये नहीं कि हम युवा वर्ग को सिर्फ उनकी कमियां निकालें, हमारी जिम्मेदारी सबसे जरूरी है। हर घरों में ऐसा हो कि हम अपने बच्चों को बोले, बेटा थोड़ा ये बुक पढ़ के देखो, ये पढ़ के देखो, देखो कैसा लगता है। ये हम कर सकते हैं और ये सही है कि आज का युवा बहुत ही तेज है, उसको कुछ पढ़ना जो बैठे टाइम लगता है, पर किया जा सकता है। और क्या है कि आज का युवा अर्थ प्रधान है। अर्थ प्रधान होने के साथ उनको अपने गुणों में भी विकास करना होगा। आज का युवा अपने वैयक्तिक गुणों को भूलता जा रहा है, संवेदनशीलता की कमी आई है, व्यक्ति प्रैक्टिकल होता जा रहा है। वो सोचते हैं कि सब कुछ सिर्फ पैसा और पैसा कमा के हम मनोरंजन के साधन इकट्ठा करेंगे, पर जीवन ऐसा नहीं है। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम युवाओं को क्या ज्ञान दे सकते हैं, क्या शिक्षा दे सकते हैं और हम अपने घरों के स्तर किस तरह से सुधार कर सकते हैं। और ये आजकल के युवा बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा ही हैं, हमसे तो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं
और सब चीज में हमसे बेहतर है, बस कोशिश करने की जरूरत है। इन्हें साहित्य के प्रति थोड़ा रुझान बनाने की जरूरत है कि पढ़ो और समझो, क्योंकि पढ़ने से ही बहुत जल्दी हम किसी चीज को सीख सकते हैं बजाय टेक्नोलॉजी का यूज करने के। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से मानसिक शक्ति मिलती है हमें और हम अपना विकास कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बस मैं ये कहना चाहूँगी। जी मैम, तो आपका कहना है कि रोजी रोटी के चक्कर में हम लोग साहित्य से दूर गए, मतलब कोर्स की किताबें पढ़ी और कॉलेज से बाहर निकले, कंपटीशन दिए और रोजी रोटी में लग गए। ऐसा तो पहले भी था, लेकिन क्या है इम्पोर्टेंस नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग के आज अच्छा वातावरण होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, ये कह रही हूँ, और बीपी की दवा होनी चाहिए, वैसे ही हमारी किताब हमारी मेज पर होनी चाहिए। उसको हम लोग अपनी प्राथमिकता में सबसे अंतिम पायदान पर रखते हैं और अनचाही वस्तुओं के इसलिए ऐसा होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, मैं स्वयं को युवा तो कह सकती हूँ, तो मैं अपनी बात करके यहाँ सभी युवा बैठते हैं। आज का जो परिवेश है, आज टूथपेस्ट भी आता है तो 2 in 1 आ रहा है, तो ये तो युवा वर्ग है। 3 in 1 है, 4 in 1 है, 5 in 1 है। हम एक हैं, लेकिन हमारे अंदर कई तरह की पर्सनालिटी डेवलप है। हम साहित्य की ओर भी रुचि रखना। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कल भी बताया था कि ये मुझे विरासत में रचनाएं लिखने का शौक मेरे अंदर आया था। तो हम साहित्य की रुचि तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी गृहस्थ जिम्मेदारियाँ, फिर रोजगार के अगर हम कुछ साधन, अन्य साधन है हमारे पास, तो उसमें इतने व्यस्त हैं कि साहित्य के लिए पढ़ना भी चाहते हैं, लिखना भी चाहते हैं, लेकिन उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो समय अभाव है कि जो हमें धीरे धीरे साहित्य से दूर कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज की युवा में रुचि नहीं रही। दूसरी चीज, जो पाठक कम हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो उस समय साहित्य लिखा जाता था, वो महलों पर, कोठियों पर, राजा रानी पर, हमने वो चीजें देखी ही नहीं है, तो हम उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि हम पुरानी किताबें पढ़ पाए। तो महल कोठी हमारे मात्र कल्पना है। तो हम जो यथार्थ चीजें देखते हैं, जैसे आज अगर हम पढ़ना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो जो जैसे आत्मकथा हो गई, हमने अभी देखा 12th फेल की मनोज शर्मा जी के, अनुराग जी के द्वारा लिखी, तो हमको इस तरह की जो चीजें हैं वो पसंद आ रही हैं, जो हमको यथार्थ जीवन से जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, उससे जोड़ते हैं। तो इसलिए युवाओं के माहौल से, उनकी रुचियों से मेल खाती जब चीजें रहेंगी, तो युवाओं से अपना जोड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आसपास जो चीजें, हम उससे जब जुड़ी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमको रुचि आती है। बाकी चीजें हमको लगता है कि ये तो कल्पना है, ये मैंने कोठी राजा रानियां, तो इसलिए थोड़ा सा शायद। और इसमें जो एक बात उठ रही थी कि रोजी रोटी के चक्कर में वो जाते हैं और किताबें सबसे अंतिम पायदान पर, साहित्य अंतिम पायदान पर है, तो एक जिम्मेवारी बन जाती है उन शिक्षकों की कि वो बताएं कि बेटा ये किताबें पढ़ के तुम्हें नंबर तो बहुत अच्छे नहीं मिले, लेकिन जीवन की उलझनों को सुलझाने का अवसर मिल जाएगा। तुम्हें बीते हुए समय में ये किताबें संबल देंगी और तुम्हें उठाएंगी। ये शिक्षकों का दायित्व बन जाता है। तो ये मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने भी शिक्षकगण बैठे हैं, इन बातों पर जरूर ध्यान दें। बातों से ऐसा लग रहा है कि युवा विमुक्त नहीं हुए, है ना, और नहीं हुए हैं। और मैं तो चूंकि ओल्ड जनरेशन की हूँ, फिर भी अपने बच्चों के माध्यम से मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं इधर के राइटर्स की, जागरूकतावश, उत्सुकतावश कि क्या लिखते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हर प्रेमचंद ही हो, यशपाल ही हो, अज्ञेय हो, भगवती शरण वर्मा ही हो, महादेवी वर्मा ही हो, ऐसी जरूरी नहीं है चीजें। तो लाइट चीजें पढ़ने के हिसाब से मैंने देखी कुछ किताबें और मुझे बहुत खुशी हुई कि लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं और अपने माहौल से जुड़ी हुई बातें।
फिक्शन नॉवेल ही है। मुझे चूंकि आजकल के लेखकों का नाम याद नहीं रहता, ये मेरी कमी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं कहती हूँ कि आजकल के लोग प्रेमचंद और अज्ञे को याद रखें, तो मैंने कुछ नाम नोट किए हैं। तो फिक्शन नॉवेल में जो आज के बहुत जाने माने लेखक हैं, सत्य व्यास जी हैं, जिनकी बनारस टॉकीज दिल्ली दरबार बहुत पॉपुलर हुई है। आप लोग ताली बजा सकते हैं। ये प्रधान दुबे जी की है, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन। सर मैं कहना चाहूंगी अक्टूबर जंक्शन पढ़ने लायक जी। अच्छी बात है, मेरे सारे साथीगण इत्तेफाक रखते हैं इस पर। पंकज दुबे कही है लूजर कहीं का। आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मैं, ये बहुत खूबसूरत चीज है और मैं अपने टीम के सब मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर पढ़ें। नीलोत्पल मृणाल जी की है डार्क हॉर्स, इसे पुरस्कार भी मिला है और पठनीय चीजें हैं। चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी के नाम से तो आप सब वाकिफ होंगे क्योंकि बेस्ट सेलर के लिस्ट में आती है ये किताबें। मानवपाल के नाम से भी आप वाकिफ होंगे। मैंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है इसका, षट का तीसरा वर्ग और साक्षात्कार इत्यादि। पठनीय स्तर पर चीजें अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि इससे कालजयी रचनाएं निकल के आ सकती हैं। तो सर हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं या युवा पीढ़ी को क्या क्या चीजें और बता सकते हैं जिससे उनका मानसिक स्तर, चीजों को ग्रहण करने की क्षमता, वो कहते हैं ना वो सोखता होता है ना ब्लॉटिंग पेपर जिसमें धीरे धीरे पानी डाला जाता है, धीरे धीरे अपने आप को जब करता है, तो ऐसा ठहराव, ऐसी चीजों को लेने की क्षमता युवाओं में बढ़े तो हम और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं सर, इस पर आपका रोशनी डालें। मैडम मैं चाहूँगा आपने जो बुक सजेस्ट की है उनकी एक सूची हमें भी मिल जाए। हमारा भी सौभाग्य होगा कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जो अपने अनुभव के आधार पे आपने जो सिलेक्शन किया है, चयन किया है, उस चयन का हम लोगों को भी लाभ मिले। वैसे मेरा ये मानना है, मैंने जैसा कहा कि साहित्य जो है वो जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है जो हर बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमें रास्ता दिखाता है। और ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। इस सेवा में आने के बाद बहुत कुछ पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, समय भी नहीं निकाल पाया, लेकिन रात बेरात जब भी बहुत सुंदर रचनाएं की है। रात बेरात जब भी कभी समय मिलता है तो आत्मकथाएं कुछ पढ़ी मैंने। महात्मा गांधी की आत्मकथा तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, मेरे सत्य के प्रियो। उसके साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, योगी की आत्मकथा महर्षि प्रणवानंद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, जीडी बिरला की आत्मकथा और एक रामेश्वर टांडिया राजस्थान से नेहरू मंत्रिमंडल में सांसद होते थे, उनकी आत्मकथा क्या खोया क्या पाया। इनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम यूं ही व्यथित होते हैं जीवन में जब बुरे वक्त का कोई हिचकोला आता है, जब किसी तूफान में उलझे होते हैं तो हम यूं ही व्यथित होते हैं। होना वही होता है जो ऊपर वाले ने नियत कर रखा है। बिल्कुल निश्चित होता है जो हमारे जीवन में घटित होना है वो हो करके ही रहता है। हम वक्त बेवक्त थोड़ा बहुत विचलित जरूर होते हैं, हम कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, प्रयास करना हमारा धर्म समझते हैं, लेकिन जब ऐसे अनुभवी लोगों की आत्मकथाएं पढ़ते हैं और उनके जीवन में जो घटित होता है, तब आप देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वक्त पे 2 रोटी उसके पास थी, एक रोटी खाली और एक रोटी अपनी जेब में रख करके, और अपने जीवन की शुरुआत जिसने की, फिजिक्स का सबसे बड़ा साइंटिस्ट
उससे ज्यादा आविष्कार फिजिक्स में शायद ही किसी ने किए हो। सबसे बड़ा सेनापति, अमेरिका के आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा अग्रणी योद्धा, और वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ वो सब ऊपर वाले ने नियत कर रखा था, तो घटित होना ही था। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जिसके पास एक रोटी के लिए पैसा नहीं था, वो व्यक्ति अपने जीवन में एक मुकाम तक पहुंचा, और वो अपने अनुभव लिखता है। और ऐसे लोगों के अनुभव, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे, अंतिम उनकी विदाई पार्टी जिस दिन एक होटल में थी, होटल की टेबल के ऊपर एक अखबार की कटिंग और उस अखबार के कॉलम में ये न्यूज छपना कि बाहरी लोगों को मताधिकार से वंचित किए जाने का विधेयक संसद में लाया जा रहा है, और वहां से उस लड़ाई की शुरुआत होना। अन्यथा वो पेपर की कटिंग अगर उस दिन टेबल पर नहीं आती तो महात्मा गांधी कुछ और ही होते। ये नियति का निश्चित क्रम था कि वो पेपर की कटिंग उस दिन उनके टेबल पर आई, और वो पेपर की कटिंग पढ़ करके उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। तो ये साहित्य ही है जो हमें बताता है कि जीवन में बहुत कुछ व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। जो लोगों के अनुभव है उन अनुभवों से फायदा लेकर के साहित्य में जो लिखा है, लोगों ने अपने अनुभूत तथ्यों से लिखा है, वो जीवन का दर्शन है, और उसके आधार पर जीवन जीने का हमें रास्ता लगता है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, और मेरा ये मानना भी है कि साहित्य केवल एक पढ़ने की, लिखने की विषय वस्तु नहीं है, वो जीने की का एक दर्शन है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं और अपनी जिंदगी जीने का माध्यम बना सकते हैं। मतलब साहित्यिक कार्यक्रम होते रहेंगे तो युवा वर्ग इससे जुड़ता रहेगा, ये हमारा दायित्व बन जाता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें क्या क्या अनुभवों पर काम करना चाहिए जिससे साहित्य से युवा? निश्चित ही हमारे बच्चे, हम बच्चों के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य और युवा हम लोग अपनी पीढ़ी की हिस्से हैं। हम लोगों में जो उतार चढ़ाव देखे हैं, और जो युवा के आगे भी जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने होश 2019 के बाद संभाला है, उनके साथ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनकी दुनिया दुख से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि तब हमारी समस्या भी थी, स्कूल बंद हो चुके थे, और उस समय स्कूल से भी ये हुआ था कि बच्चों को लैपटॉप या स्मार्टफोन दे दो जिससे कि वो पढ़ाई कर सके। अब हमको निश्चित ही वापस लौटना होगा। हमारे क्योंकि ये महाविद्यालय में हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य और युवा, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षकगण हैं और जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं, वो लोग बच्चों को पुनः अब पाठन की ओर लौटाएं, उनको किताबों से मोह करवाएं, किताब पढ़ने की आदत डालें। निश्चित ही यदि हम लोग इस टाइप से करेंगे तो पूरा नहीं तो आधा फायदा तो होगा। एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, मगर बच्चों को इसके लिए हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारी साहित्य की रक्षा हो सके। और अब तो एक नया जमाना आ रहा है जिसको हम लोग देखने वाले AI। अब AI में ये हो गया है कि जो हम 1000 पन्नों की बुक एक हफ्ते, एक महीने और 2 महीने में पढ़ते थे, AI में अभी ये है कि 15 मिनट में वो बुक का स्टेप आप ले सकते हो कि उसमें क्या क्या है। उसको सिर्फ एक बात बोलना है कि AI इसमें से बताओ कि क्या हमारे पढ़ने लायक है और उसका क्या निचोड़ क्या है, वो 5 मिनट में बता के दे देगा। 15 मिनट में आप 1000 पेज की बुक देख लीजिए। तो निश्चित ही अब हमको बच्चों को इस ओर मोड़ना है कि नहीं, पढ़ने से ही फायदा है। पढ़ने से जो हमारे वाक्यांश सब की वोकैबुलरी बढ़ती है, वो सुनने से नहीं बढ़ेगी, लिखने से बढ़ेगी। और इसी लाइन में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत देरी नहीं हुई है, बच्चों को लौटाया जा सकता है। ये मिट्टी के लोंदे होते हैं, जैसा हम गढ़ना चाहेंगे वैसे हम कर सकते हैं। और समाज के हम लोग चूंकि प्रहरी हैं, हम लोग को ये चाहिए कि हमारा आने वाला भविष्य साहित्य की ओर मुड़े। मेरे यही विचार है।
सहमत हूँ। मतलब शैक्षणिक प्रणाली में सुधार होना चाहिए। और जो एक सबसे बड़ी बात है, केवल शिक्षकों का दायित्व नहीं है, मुझे जैसा लगता है ये दायित्व माँ बाप का भी है, और इसके साथ साथ ये दायित्व मैं समझती हूँ घर बनाने वालों का भी है। मैं अंदर से महसूस करती हूँ, बहुत बारीकी से महसूस करती हूँ कि अगर जब मकान का नक्शा बनता है सर, तो उसमें एक प्रावधान होना चाहिए कि मकान में अच्छा ड्राइंग रूम हो या ना हो, लेकिन एक कोना किताब के लिए जरूर सुरक्षित हो, और उससे बच्चे बचपन से किताबों के बीच में उठना बैठना सीख जाते हैं और समझते हैं कि किताब मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। तो यहाँ बैठे सभी सिविल इंजीनियर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी घर का नक्शा बने, आप लोग की ड्राइंग रूम में एक सोफा कम हो चलेगा, लेकिन किताब की एक अलमारी के लिए जगह जरूर हो, और आपकी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी, कम नहीं होगा। और ये इस पर गौर किया जाए। समाधान की तरफ चर्चा चल पड़ी है, तो मुझे लगता है कि जो भी दिशा उठाने का काम करते हैं, चाहे माँ बाप, साधु संत, बड़े व्यापारी हो, शिक्षक हो, मित्र हो, बड़े भाई हो, सबका दायित्व है। और सबसे बड़ के दायित्व उनका है जिनकी शिकायत है कि हमारा लेखा कोई पढ़ता नहीं। अगर आप साहित्य की लोकप्रियता और अर्थवत्ता दोनों को एक साथ जोड़ना चाहें, तो मैं दो बड़े कवियों का उदाहरण दूंगा, कबीर और तुलसी। कंटेंट को आप एक तरफ रख दीजिए, ये इतने लोकप्रिय है, आज भी गाए जाते हैं। तुलसी को कुटीर उद्योग बन चुके, बल्कि बड़ा उद्योग, जो खुद निर्धनता में है, उनके नाम पर करोड़ों कमा रहे हैं। विषय वस्तु, अध्यात्म, धर्म, शिक्षा को किनारे रखने तो भी ये दोनों सरल है। और वाल्मीकि रामायण कितने लोगों ने पढ़ी है, और किसी की गलती नहीं है वंश में पढ़ी, क्योंकि भाषा पुरानी समझ में नहीं आती। तुलसी ने शायद इसीलिए अवधि में लिखी, और देखिए रामायण पुनरुज्जीवित हुई। जैसे बाप के संस्कार बेटे में पड़ जाएं और बेटा तोड़ने लगे, ऐसे रामचरितमानस ने वाल्मीकि को ही पुनरुज्जीवित किया। कबीर ने कितनी गहरी गहरी बात है, और कबीर और तुलसी सिद्ध करते हैं कि अगर आप क्लिष्टता का मोह न पालें, प्रभाव जमाने की कोशिश न करें कि क्या सुनाया है सर के ऊपर से निकल गया, सब न रहे। अगर आप सरल लिखते हैं और दुष्यंत की जो मैं बात कह रहा था, मूर्ति बिछाते हैं वो लिखते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ेगा। मैडम ने नॉवेलिस्ट बताया, जो फिक्शन लिख रहे हैं। मैं आपको नए लड़कों के कुछ शेर सुनाता हूँ, आप नाम बदलेंगे, और हमसे आधी उम्र के लोग। दानिशमंदो रास्ता बदला सकते हो, माँ बाप, दानिशमंदो रास्ता बदला सकते हो, दीवाना हो वीरानी तक जाना है। जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो महकाने तक जाना है। 32 साल का लड़का है, विशाल बात। चिराग जैन को आप पढ़ते हो, बहुत सुंदर लिखता है। एक और शेर सुना, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, तो एक दरख्त की छांव में जाकर बैठ गया। जुबैर अली ताबिश 22 साल का लड़का। ये दोनों मैंने इसलिए सुनाया कि सरल है ना, तो जब आप सरल लिखेंगे, आप शैलेंद्र से सीखे हैं, हिंदी के महानतम गीतकार, मैं तो उनसे बड़ा गीतकार हिंदी सिनेमा में भी सुना। सजन ने झूठ मत बोलो पूरा बात है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पर, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना, आत्मा में उतर जाने वाले गीत। तो मुझे लगता है कि और सारी सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लिखने वालों का दायित्व है, जो भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा, जिस तरह तू सोचता है बोलता है उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी इससे बड़ा लिख। तो ये लिखने वालों का दायित्व है कि वो सरल लिखें, सार्थक लिखें, और फिर गंभीर लिखेंगे तो भी पढ़ेंगे। सरल सहज सार्थक होना ही चाहिए। साहित्य जो सबको समझ में आ जाए,
जिसमें बहुत अलग से मुझे लग रहा है। जी जी सुरेश जी आप बताइए, आप इसके बारे में। जी, जैसे कि हम घड़ियाँ देख पा रहे हैं, जो मैसेंजर हैं वो भी कुछ आके हमारे जो होस्ट हैं उनसे कुछ संकेत आदेश दे रहे हैं। बात घूम फिर के फिर आ गई। अभी मैं आया तो आने से चंद क्षण पश्चात ही एक गीत हो रहा था, जो हमारे उद्घोषक महोदय थे, दोनों लोग एंकर जो थे, एक गीत यहाँ पर आया, आज की रात निगाहों से कुछ ऐसा कुछ चल रहा था। जब आया उस समय मैं देखा पूरा ये जो एरिया था पैक था, तालियों की गड़गड़ाहट थी, और मेरे ख्याल से जो समय जो वक्त जहाँ पर पैक होना चाहिए वो चीजें अभी कुछ बच्चे आए हुए हैं, लेकिन वो कहीं और ही उनका ध्यान है, वो कहीं और मगन है। तो सवाल यही है कि जो दिखता है वही तो बिकता है। कितने उदाहरण यहाँ पर पा जाएंगे। शर्मा साहब का मिश्रा साहब बैठे हैं, योगेंद्र मिश्रा जी पुलिस की जॉब करते हुए कितनी बातें और गहराई वाली कहते हैं। मैं आपके बीच का सिपाही हूँ, शहर सिंगरौली पुलिस क्राइम ब्रांच में पदस्थ हूँ। मुझे तो ताजुब थोड़ा सा वक्त लूंगा, अपने घोषक एंकर महोदय चाहेंगे थोड़ा देर रात हो तो आप उधर कर लेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उधर कर लीजिएगा। ये जो सेशन है, ये जो सत्र है, मेरे ख्याल से इसको टिकट लगाकर यार इस सेशन को चलाना चाहिए था, इस सत्र को चलाना चाहिए था। इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट ये सेशन चल रहा है। गुज़िश्ता 8-10 दिन पहले मैं इनका देर रात फोन आया, 9 बजे या 9:30 बजे बातें हो रही थी। तो वो जो बात कर रहे थे, मैं लिटरेरी क्लब से रेनू अग्रवाल बोल रहे हैं, तो मेरे समझ मतलब ये बात जो मेरे यहाँ से उड़ रही थी कि सिंगरौली में कोई क्लब साहित्य लिटरेरी क्या बात हो रही। मुझे तो 12 साल हुआ जा रहा है, केवल बस भोजपुरिया, बस वही राइट उनका ये चलता रहा। मैं आपसे बताऊँ, सारे प्रोग्रामों का एंकर भी हूँ, डेली मैं एंकरिंग करता हूँ, उसी गीत गजल आई, उसी ऑर्केस्ट्रा का। लेकिन इस तरीके से जो मैसेज आया, मैं शौक हो गया। मैंने तुरंत ही यश बोला, उसके बाद भोपाल चला गया, देर रात ही आया हूँ किसी कार्यक्रम से। तो कहना बताना यही चाहता हूँ कि यदि उदाहरण की बात हो, किसी से ज्ञान लेने की बात हो, शिक्षा लेने की बात हो, तो इस पैनल से बेहतर और क्या करेगा। कोई साहित्यकार नहीं है भाई, कोई प्रोफेसर नहीं है भाई, कोई यहाँ पर जो है उस विधा का नहीं है जो कि एक लेबल लगा हो कि नहीं आप आ रहे हैं इसी विधा के माहिर हैं। मैं बात कर रहा हूँ, एक पार्थ लड़का आया था, पार्थ जायसवाल, कबीर जी को कहते कहते कुछ भूला, कुछ टूट गया, कुछ छूट गया, कुछ भूल गया। अगर वो कहीं यहाँ पर हो तो मैं उसको हक करना चाहता हूँ, उसको गले लगाना चाहता हूँ। मेरी स्थिति उसी पार्थ अग्रवाल जैसी थी। मैं भी उसी तरीके से पहला माइक मुझे मिला था तो ऐसे ही था, मैं तो रो तक दिया था। वो तो दोबारा आया, मैं रो दिया, और उसके बाद 10 साल लगा, 20 साल लगा, मैं मंच माइक पर आया नहीं, लेकिन आया तो इस कदर आया। ये आप 15 अगस्त 26 जनवरी में आवाज सुन रहे होंगे तो ये आवाज सुन रहे होंगे, CM PM का कोई विजिट होगा एंकरिंग का तो ये आवाज आप सुने होंगे, गीत गजल सिंगरौली महोत्सव की बात होगी, ये आवाज सुने होंगे, कोरोना में नगर निगम के जो वॉइस चलती थी ये आवाज आप सुने होंगे, और पुलिस के तमाम जो रिकॉर्डेड बजते रहे होंगे यही आवाज आप सुने होंगे। और 2016 संघर्ष आस्था महाकुंभ का पर्व जो उज्जैन में हुआ था, 7 करोड़ लोगों ने सुना था, और हिंदुस्तान की 2000 में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज ये आवाज सुरेंद्र अंजलि पांडे की है। सामान्य सी पढ़ाई पढ़ने के बाद मैं हल चलाया हूँ भाई, मजदूरों के साथ फावड़ा चलाया हूँ, कैंती चलाया हूँ, खेतबाड़ी किया हूँ, कंचे खेला हूँ, ताश पत्ते खेला हूँ, छुपी छुपा खेल, टुक्की टुकिया का खेल खेला हूँ, लेकिन लगा रहा, सीखता रहा, पढ़ता रहा, अध्ययन करता रहा, लोगों को देखता रहा, लोगों से सीखता रहा, उदाहरण देता रहा। और आज दोस्तों, धरती का कोई भी खेल, कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ये शख्स ये आवाज ना करती हो। स्टार स्पोर्ट स्टार गोल्ड 2014 जो प्रो कबड्डी का सीजन चला हुआ, वहां संजय बनर्जी पदम सराफ के साथ ये आवाज थी। तो दोस्तों कहना वही है कि आप चलते रहें, युवा पीढ़ी जुड़ी रहे, सीखती रहे, समझती रहे।
हर रात के बाद उजाला है और स्थिति में आने वाली पीढ़ी निश्चित बहुत ही जबरदस्त के साथ हमसे जुड़ेगी। साहित्य परिवार बहुत ही संबल महसूस कर रहा है आप सभी गुरुजनों का साथ पाकर, और हम लोग की ये चर्चा बहुत ही सार्थक है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी यहाँ बहुत सालों से खोज रही थी अपने माहौल को, अपने मानस तल से मिलती जुलती वेवलेंथ को, और आज लग रहा है कि मेरी यात्रा, मेरी ये जो रास्ते हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं और मेरी यात्रा सार्थक हो रही है आप लोगों का साथ पाकर। मैं और मैडम बस वहीं पर ये जोड़ना चाहूंगा कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। इसी के साथ अपने लोगों की बातों से ऐसा लगा कि अपने को शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना चाहिए, तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जिससे ज़्यादा जुड़े, साहित्यिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए। देखो साहित्यिक कार्यक्रम में इसी ढंग की शुरुआत जो आज हुई है, बहुत छोटा सा कदम हुआ है, और आप लोग के साथ सहयोग से ये कब एक वृक्ष बन जाएगा और इसकी छांव तले पूरा सिंगरौली अपने को महसूस करेगा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजो के रखेगा, जयपुर फेस्ट की तरह यहाँ की चीजों को भी लोग याद करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग का सहयोग यूं ही आगे भी, और फिल्म और वेब सीरीज से मतलब जोड़ सकते हैं सर युवाओं को, जिससे कि युवा मतलब कहानी अच्छी उपन्यास अच्छे राइटर्स का, तो उससे कनेक्ट आप लोग हमारे साहित्य में आए हैं, मुझे थोड़ा सा देर हो गई थी, मैं अपना परिचय दे पाई थी। मैं इस महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह। तो जैसे आपने महसूस किया कि आज का ये जो प्रोग्राम है साहित्य होने जा रहे हैं, और नाम सुनकर कि लिटरेचर फेस्ट, हिंदी साहित्य लिटरेचर फेस्ट, जब ये मैम आई थी उन्होंने कहा था कि मैं इस विद्यालय में कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करना चाहती हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था मैम से कि मैम यदि आप अपने इस डेट को 9th and 10th को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें, तो मैं इसमें अपने जो छात्र हैं, हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं उनको जोड़ पाऊँ। और आज का दिन और इसके पहले छठ का दिन था, तो इस वजह से और मैंने पर्सनली आपको मैम, क्योंकि मैं सर को जानती हूँ और इनकी हिंदी साहित्य की वजह से जानती हूँ, और मुझे पता है मैं आपकी मैडम से मिल चुकी है और उनकी किताब भी मुझे मिल चुकी है, तो मैंने कहा था कि यदि आप आते हैं और आप दोनों से मिलने का सौभाग्य मुझे पहली बार मिला, कहने जी तो जानती हूँ, और मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कुछ लोग रहेंगे, क्योंकि मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ पर कि इंग्लिश मैंने 6th क्लास से पढ़ी, और उस समय हमें महसूस किया था कि यदि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम शायद बहुत पिछड़े हैं। उस जमाने में हमें हिंदी भाषा से प्यार करना नहीं सिखाया गया था। आप विश्वास मानिए उस समय मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश कंपल्सरी था, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं इंग्लिश में फेल हो गई। बाकी सारे विषय में मेरे साइंस में अच्छे नंबर हैं। तो उस समय से ही उस पीढ़ी में मैं पढ़ी बड़ी कि नहीं, इंग्लिश जानने वाला बहुत अच्छा होता है या उसका स्तर बहुत ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये फील करती रही, लेकिन हिंदी से प्यार करना मैंने नहीं छोड़ा। और आज भी यदि कोई मुझे कहता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कर लीजिए मैम, वो बहुत अच्छा चलेगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। हिंदी मीडियम ही रहेगा, मेरे बच्चे हिंदी में ही परफॉर्म करेंगे और उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जिसको अब हम याद करते हैं और सिर्फ परिचर्चाएं डिस्कशन करते हैं। तो मैं आप लोगों की से शुक्रिया, और मैं चाहूँगी
जब आप यहाँ तक आए हैं तो आगे का भी समय निकालें। और मैं जब आप लोग बड़े बड़े शब्द बोलते हैं तो मुझे लगता है ये शब्द कहाँ से आते हैं, वो बताइए मुझे कि कौन प्रेरित करता है जब आप बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। मेरे साथ भी मेरी सहेलियाँ थी जो कविता लिखती थी, अलका झा। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, ये ब्राह्मणों में विरासत से आता है जहाँ कविता लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था, मैंने सोच किया था कि नहीं, मैं तो मुझसे होगा ही नहीं। तो मैं जब कभी मुझे भाषण देना होता था, मैं अपने कॉलेज टाइम में अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रही हूँ, तो मैं अलका को पकड़ती थी, ध्यान ही नहीं देती थी कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से भी लिख सकती हूँ। मुझे लगता था नहीं, बस ये तो इसका काम है। इसी तरीके से जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हमको ये समझा दिया जाता है कि हिंदी जो आर्ट्स लिया हुआ है उसका काम है पढ़ना, या आर्ट्स सब्जेक्ट लेके जो पढ़ रहा है तो वो हिंदी साहित्य के बारे में सोच सकता है और जान सकता है। तो इस तरीके की जो जैसे बोलते हैं जनरेशन गैप, हम जिस जनरेशन में थे वहाँ हमको सिखाया गया नहीं अंग्रेजी पढ़ो तो आगे बढ़ोगे। अब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हम अपने जड़ से कितने दूर जाते हैं। और अब समझ में आता है कि यदि हमें आगे बढ़ना है और विश्व में अपनी पॉपुलैरिटी बनानी है, अपनी लोकप्रियता बनानी है, तो हमको अपनी भाषा से जुड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा, मैं तो नहीं इंग्लिश गाने सुनती हूँ, लेकिन बच्चों का घर में सुनते सुनते मुझे पता चला शकीला बहुत अच्छा गाती है, बहुत लोकप्रिय गाना गाती है। तो पता चला, मैंने ध्यान से सुना, शकीला किस लैंग्वेज में गा रही है, ये तो इंग्लिश है नहीं है, ये तो फ्रेंच में गा रही है अपनी भाषा में। तो यहाँ फ्रेंच नहीं जानने वाले, इंग्लिश नहीं जानने वाले वो भी शकीला को पॉपुलर करें। तो बात यहाँ पर ये आती है कि आप कितना ज़्यादा बच्चों को सुनाते हैं, सिखाते हैं, महसूस कराते हैं, तब वो लोकप्रियता उस तरीके से बढ़ेगी। हिंदी भाषा से मुझे लगता है प्रेम करना चाहिए, तभी हम हिंदी साहित्य को समझ पाएंगे। जब हम उस भाषा को प्रेम नहीं करेंगे तो हिंदी भाषा साहित्य में कहाँ तक जुड़ेंगे। हमको बोलने में ही शर्म आती है, और इस शर्म को त्यागना है। और मैं आपकी सच में आपसे मिलकर आपकी आवाज़ सुन गई। मैंने प्रियंका मैम ने कहा कि अरे इनकी आवाज़ में हम तो मैं शायद इतने सालों से हूँ, तो आप मुझे भी लग रहा है मैं क्यों नहीं जान पाई। और आपके बारे में सुना और सर के बारे में मुझे लग रहा था कि मैम सर आएंगे, तो मुझे विश्वास नहीं था कि आप आएंगे। आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप अपने महाविद्यालय की ओर से आज मैं महसूस भी करती हूँ कि आज हमारे छात्र नहीं रहेंगे, स्कूल के बच्चे हैं, और जाहिर है कि अभी ये इनको डांस का काफ़ी शौक है। तो इस तरीके की जो चर्चा हुई है, नरेंद्र मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हर महीने मैं कहूँगी कि हर महीने एक इस तरीके से कार्यक्रम ऐसे तरीके से लगाइए। सर हम सबका मैम आपको उदारता है और आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। बिल्कुल, मैंने बहुत ग्रैंड। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी आज की युवा पीढ़ी को पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि जब तुम पढ़ते हो तो एक पेड़ जो कटता है उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। वो पेड़ अपने आप को दधीची सा महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि उससे जो कागज बनेगा उसमें वो इबारत लिखी जाएगी जो पूर्णता से पढ़ना का सफर तय करेगी और आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। इसलिए पढ़ो, खूब पढ़ो। और जब आप पढ़ते हो तो होता क्या है, आप अपने साथ अकेले होते हो। आप जब वहाँ कोई फिल्टर नहीं होता, आप जब मोबाइल की दुनिया में होते हो तो अक्सर दूसरों के आवरण के नीचे होते हो। तो जब आप पढ़ते हो अपने सन्नाटे से दो चार होते हो, अपने आप से मिलना होता है। और होता क्या है, हम लोग अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं। आज हम लोग अगर हुए हैं तो सबसे ज़्यादा अपने ही हैं, और यही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है दूसरों से व्यवहार करते समय। हम लोग इनसिक्योर हैं क्योंकि हम लोग के अंदर, मैंने अपनी पीढ़ी के समय महसूस किया था कि जो सद्भावना, जो सहयोग रहता था, बिना बोले रहता था, क्योंकि हम लोग का मन भरा हुआ था, खाली नहीं था। तो जब हम पढ़ते हैं तो अपने सन्नाटों से दो चार होना सीख जाते हैं।
अपने आप को बनावटीपन से आगे की तरफ लेके जाते हैं। और चूंकि अब कृत्रिम ढंग से हम जीना सीख जाते हैं तो हम सहज और सरल हो जाते हैं, और जो चीज सहज सरल होती है वो हर किसी के लिए ग्राहक होती है। और मैं नौजवान पीढ़ी को भी यही कहूंगी, मुझे ये नई फसल से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी संभावनाओं से भरी हुई ये नीति, और हम लोग एक सकारात्मक मोड़ पर ये अपनी वार्तालाप का स्थापन करते हैं। और भूषण कुमार हमारे प्रिय लेखक हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी नदी के छोर से ठंडी हवा आती तो है, नदी के छोर से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर की सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ये दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो आज मैं अपने सारे युवाओं का आगे बढ़ाऊंगी और वेलू की शैली का, वेलू की भाषा का, वेलू की रुझान का हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा आश्वासन सबसे चाहूंगा। सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहित्यिक परिचर्चा को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा